नमस्कार, स्वागत है आपका मौलिक शक्ति न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साइमा। विपक्ष लगातार ईडी पर केंद्र सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगाता रहा है और अब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसके बाद ईडी को 440 वोल्ट का जोरदार झटका लगा है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए विस्तार से बताते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वित्तीय अनियमितताओं के सिलसिले में तमिलनाडु राज्य विपणन निगम टस्मैक पर छापेमारी को लेकर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को कड़ी फटकार लगाई है। साथ ही कहा है कि ईडी सभी सीमाएं लांघ रही है। सीजेआई बी आर गवई और जस्टिस ए जी मसीह की पीठ ने ईडी की कार्रवाई पर गहरी चिंता व्यक्त की और 3 बार दोहराया कि एजेंसी अपनी सीमाएं लांघ रही है। दरअसल सरकारी शराब विक्रेता पर ईडी की छापेमारी के बाद कार्रवाई पर रोक लगाने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी अपनी सारी सीमाएं लांघ रही है। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक विधि अधिकारी ने आदेश का विरोध करते हुए कहा कि ये मामला 1000 करोड़ रुपए से अधिक के भ्रष्टाचार से जुड़ा है और ईडी कम से कम इस मामले में सीमाएं पार नहीं कर रहा है। पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अमितानंद तिवारी की दलीलों पर गौर किया कि राज्य ने स्वयं 2014 से शराब की दुकानों के लाइसेंस आवंटन से संबंधित मामलों में 40 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की हैं और अब ईडी ने भी इसमें हस्तक्षेप करते हुए टीएएसएमएससी पर छापेमारी की। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि प्रवर्तन निदेशालय संघीय सिद्धांत का उल्लंघन कर रहा है, वो टस्माक पर छापा कैसे मार सकता है। पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है। दरअसल प्रवर्तन एजेंसी ने कहा है कि इस मामले में गंभीर वित्तीय कदाचार शामिल है। ये स्थगन तमिलनाडु सरकार द्वारा टस्माक परिसरों पर ईडी की छापेमारी को चुनौती देने वाली याचिका के जवाब में दिया गया। वहीं दूसरी तरफ ये बीजेपी को झटका भी माना जा रहा है। दरअसल वरिष्ठ डीएमके नेता आर.एस. भारती ने इसे डीएमके नीत राज्य सरकार को बदनाम करने के भाजपा के प्रयासों के लिए एक बड़ा झटका बताया और ईडी को ब्लैकमेल करने वाला संगठन करार दिया है। भारती ने कहा है कि तमिलनाडु में एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली डीएमके सरकार, जिसने 2021 में सत्ता संभाली है, तब से लोकप्रियता हासिल कर रही है और मुख्यमंत्री का कद भी बढ़ रहा है। इसे और 2021 के बाद डीएमके गठबंधन की चुनावी जीत को पचा पाने में असमर्थ है। ईडी का इस्तेमाल डीएमके को बदनाम करने के लिए किया गया और भाजपा नेता हर तरह के आरोप लगाते रहे। इतना ही नहीं, भारती ने आगे कहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा टस्मैक के खिलाफ ईडी जांच पर रोक लगाना ऐसी चीजों के लिए बड़ा झटका है और ये तमिलनाडु के लोगों की भावनाओं का सम्मान है। हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हैं। भारती ने केंद्र सरकार से इस घटनाक्रम के बाद ईडी का दुरुपयोग बंद करने का आग्रह भी किया है। पूर्व सांसद ने हाल ही में तमिलनाडु और केरल राज्य पुलिस की तरफ से रिश्वतखोरी के आरोपों में ईडी अधिकारियों को गिरफ्तार किए जाने की घटनाओं का हवाला देकर ईडी के ब्लैकमेलिंग संगठन होने के अपने आरोपों को और मजबूत किया है। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये टस्मैक विवाद है क्या। दरअसल ईडी ने पिछले सप्ताह ही व्यापक तलाशी ली और संदिग्ध वित्तीय अनियमितताओं के सिलसिले में टस्मैक के प्रबंध निदेशक आईएएस अधिकारी एस विशाखन से पूछताछ की। जांच सुबह 6 बजे उनके मनापक्कम स्थित आवास और चेन्नई में कई जगहों पर छापेमारी के साथ शुरू हुई। ईडी अधिकारियों ने सीआरपीएफ कर्मियों के साथ बेसेंट नगर, चुलेमेडु, अन्ना सलाई, तेनाप्लेट और टी नगर में विभिन्न परिसरों में तलाशी ली, जिसमें आवासों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। फिल्म निर्माता आकाश भास्करन के टेनाप्लेट स्थित घर की भी तलाशी ली गई। हालांकि ईडी ने जांच से संबंध का खुलासा नहीं किया। उनके आवास पर 8 घंटे की तलाशी के बाद ईडी के अधिकारी विशाखन और उनकी पत्नी को पूछताछ के लिए नुंगमबक्कम स्थित उनके कार्यालय लेकर गए। बाद में विशाखन को रात करीब 9 बजे उनके मनपक्कम स्थित आवास पर वापस लाया गया, जहां उनसे पूछताछ जारी रही। वहीं एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक ईडी ने पहले भी विशाखन को 2 बार तलब किया था, लेकिन इन सम्मन का पालन नहीं किया गया। मार्च में टस्माक मुख्यालय, डिस्टिलरी और ब्रुअरीज की तलाशी लेने के बाद एजेंसी को निर्माताओं से बढ़ी हुई बोतलों की कीमतों के माध्यम से अवैध नकदी जुटाने से जुड़े 1000 करोड़ रुपए के घोटाले का शक हुआ था। सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय यानी डीवीएसी
द्वारा 2016 से 21 के बीच में दर्ज एफआईआर के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत जांच शुरू की गई थी और इस अवधि के दौरान विसाकन को लगभग 2 दिनों तक तस्माक कार्यालय में हिरासत में भी रखा गया था। वहीं ईडी की तलाशी को चुनौती देने का तस्माक का कानूनी प्रयास असफल रहा था और मद्रास हाईकोर्ट ने तलाशी को अवैध घोषित करने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया। दरअसल याचिकाओं में मद्रास उच्च न्यायालय के 23 अप्रैल के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें ईडी की कार्रवाई को आगे बढ़ाने की उनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था। ईडी को धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत अपनी कार्रवाई जारी रखने की इजाजत हाईकोर्ट ने दी थी। वहीं इस पूरे मामले पर क्या एडवोकेट ने कहा है, चलिए वो भी जानते हैं। दरअसल इस मामले को लेकर राज्य के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि राज्य ने खुद 2014 से 21 के बीच में भ्रष्टाचार के आरोपों पर शराब आउटलेट संचालकों के खिलाफ 41 प्राथमिकी दर्ज की है। हालांकि ईडी ने 2025 में इस मामले में प्रवेश किया और मुख्यालय पर छापा मारा और अधिकारियों के फोन और डिवाइस ले लिए। इस बिंदु पर सीजीआई गवाई ने एएसजी से पूछा कि निगम के खिलाफ अपराध कैसे बनाया गया। आप व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर सकते हैं, लेकिन निगम के खिलाफ आपराधिक मामला ये कैसे? आपकी ईडी सारी हदें पार कर रही है। इसके बाद जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब ईडी को कोर्ट से फटकार लगी है। इससे पहले भी अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए उसकी जांच प्रक्रिया की आलोचना की थी। कोर्ट ने कहा था कि ईडी बिना ठोस सबूत के आरोपियों पर इल्जाम लगाने की आदत को तुरंत बंद करे। इस टिप्पणी ने सियासी गलियारों में भी हलचल मचा दी थी। विपक्षी दल पहले से ही ईडी की इस आदत को आधार बनाकर मोदी सरकार पर तीखा हमला करते रहे हैं और विपक्ष का आरोप है कि ईडी का इस्तेमाल राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को निशाना बनाने और उनकी आवाज दबाने के लिए किया जा रहा है। अभी हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार यानी 5 मई को मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में ईडी की जांच प्रक्रिया को गैर पारदर्शी करार दिया। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा था कि बिना सबूत के इल्जाम लगाना न केवल गैर कानूनी है बल्कि ये कानून के शासन के भी खिलाफ है। कोर्ट ने ईडी को अपनी जांच को पारदर्शी बनाने और मानवाधिकारों का पालन करने का निर्देश भी दिया था और ये भी पहली बार नहीं था जब ईडी की कार्यशैली पर सवाल उठे थे। जनवरी 2025 में भी हरियाणा के पूर्व कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की 15 घंटे की लगातार पूछताछ को अमानवीय और क्रूर बताया था। कोर्ट ने तब भी ईडी को अपनी प्रक्रिया में सुधार लाने की चेतावनी दी थी, लेकिन दोबारा से उसी तरीके का मामला देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय ओका ने 2000 करोड़ रुपए के छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी की जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से कई टिप्पणियां की, जो ईडी के लिए बहुत बड़ी टेंशन की बात थी। दरअसल छत्तीसगढ़ के इस हाई प्रोफाइल मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के आवास पर करीब 2 महीने पहले छापा मारा गया था और ईडी ने आरोप लगाया था कि राज्य के उच्च अधिकारियों, व्यक्तियों और राजनीतिक नेताओं ने इस घोटाले को अंजाम दिया था, जिसमें डिस्टिलर से करीब 2000 करोड़ रुपए की रिश्वत भी ली गई थी और देशी शराब को बिना बताए बेचा जा रहा था। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जस्टिस ओका ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा कि आपने खास आरोप लगाया है कि उसने 40 करोड़ कमाए हैं। अब आप इस व्यक्ति का इस कंपनी या फिर किसी अन्य कंपनी से संबंध नहीं दिखा पा रहे हैं। आपको ये बताना चाहिए कि क्या वो इन कंपनियों का निदेशक है या नहीं, क्या वो बहुसंख्यक शेयरधारक है या नहीं, क्या वो प्रबंध निदेशक है, कुछ तो होना ही चाहिए। तब राजू ने पीठ से कहा कि कोई व्यक्ति किसी कंपनी को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो कंपनी के संचालन के लिए जिम्मेदार हो। मैं बयानों से दिखाऊंगा कि वो कंपनी से कैसा जुड़ा है। दरअसल 29 अप्रैल को इसी मामले में एक दूसरी सुनवाई में जस्टिस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने टिप्पणी की थी कि जांच अपनी गति से चलेगी और अनंत काल तक चलती ही रहेगी। 3 आरोप पत्र दाखिल किए जा चुके हैं। आप व्यक्ति को हिरासत में रखकर उसे दरअसल दंडित कर रहे हैं। आपने प्रक्रिया को ही सजा बना दिया है। इस तरीके का जो टिप्पणी थी वो सुप्रीम कोर्ट पहले ही कर चुका है और अब एक नए मामले में इस तरीके से ईडी को फटकार लगना ये बहुत बड़ा मामला है। अब इस पूरे मामले को लेकर आगे क्या कुछ होता है देखना काफी अहम होगा और क्या सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद ईडी की जो कार्रवाई करने का तरीका है उसमें कुछ सुधार आएगा, ये भी देखना काफी अहम होने वाला है। आपकी क्या राय है कमेंट्स करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।